अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 का चैप्टर सेकंड शुरू करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। पहले एसिड्स, फिर बेसिस, देन अगेन वी विल स्टडी अबाउट सॉल्ट्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने गलती से बोल दिया था कि चैप्टर थर्ड है ये, लेकिन ये चैप्टर सेकंड है, सॉरी फॉर दैट। तो एसिड, बेस और सॉल्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना ज़रूरी है, वो है इंडिकेटर्स क्या होता है। इंडिकेटर्स हम किसको बोलते हैं, पहले ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिस्टिंग्विश करते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एसिड एंड बेस, बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस के बीच के डिफरेंस को ये क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बेसिकली ये बताते हैं हमको कि कौन एसिड हो सकता है और कौन बेस हो सकता है, ठीक है। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेसिस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इन जनरल जो इनके टाइप्स होते हैं वो 4 होते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वो होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। दूसरा जो होता है ये होता है हमारा सिंथेटिक या आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर, या फिर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर, ओके। हमारा तीसरा होता है ओल्फैक्टरी। नाम थोड़ा अजीब सा है, ये भी एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल इंडिकेटर का पार्ट होता है, बताते हैं कैसे, लेकिन ये बिल्कुल अलग बिहेवियर देता है इसलिए, ठीक है। और चौथा और इम्पॉर्टेंट होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में पीएच स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे इन चारों में सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर का, ओके। तो हम लोग शुरू करते हैं पहले नेचुरल इंडिकेटर से। नेचुरल इंडिकेटर, नाम से ही पता चल रहा है नेचुरली अकरिंग होगा। कैसा होगा, नेचुरली अकरिंग, ओके। अब नेचुरली अकरिंग में जैसे क्या होगा, जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, घरेलू एग्जांपल जो डोमेस्टिक होता है, जैसे टर्मेरिक, ठीक है। टर्मेरिक यानी हल्दी, येलो कलर की होती है, सबको पता है, ठीक। कभी आपने नोटिस किया कि जैसे हल्दी हमारे कपड़े पे गिर जाए तो और उसको हम साबुन से साफ़ करने की कोशिश करें तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क कलर होने लगता है, रेडिश ब्राउन टाइप, ठीक है। तो और लेकिन अगर यही हम उसको किसी दूसरी चीज़ से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एसिड से साफ़ करें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरह से इंडिकेटर का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि जो टर्मेरिक होता है ये ख़ुद येलो होता है, मगर जब ये बेस से कांटेक्ट में आता है तो ये रेडिश ब्राउन कलर होने लगता है, रेडिश ब्राउन या डार्क ब्राउन टाइप कलर होने लगता है, ठीक है। लेकिन ये एसिड के साथ कोई इफ़ेक्ट नहीं देता, ठीक है ना। लेकिन अगर यही एसिड के साथ होगा तो कोई इफ़ेक्ट नहीं देगा, नो इफ़ेक्ट। इसी वजह से आपने अगर मान लीजिए बाय द वे किसी कपड़े पर आपकी टर्मेरिक का पानी गिर गया या कुछ भी इस तरह का गिर गया जिसमें टर्मेरिक होता है, तो उसको अगर आप साबुन से धुलते हैं, क्योंकि सोप में बेस होता है, ठीक है। इन जनरल जो आर्टिफिशियल सोप्स आते हैं बाज़ार में, उनमें NaOH पड़ा होता है, थोड़े अमाउंट में पड़ा होता है, तो उसकी वजह से वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन यही अगर आप उसको किसी एसिड से साफ़ करें, ड्राई क्लीनिंग, जिसमें एसिड से थोड़ा सा, इतना ज़्यादा एसिड ना लेने कि कपड़ा ही जल जाए, थोड़ी सी एसिड लेके उसको हम लोग साफ़ करते हैं तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं रेड कैबेज का। रेड कैबेज इधर अपनी तरफ जिधर से हम लोग बिलोंग करते हैं इधर तो थोड़ी कम आती है, लेकिन बड़े शहरों में अक्सर देखने को मिल जाती है। बिल्कुल लाल रंग की पत्ता गोभी होती है, ठीक है। पिंक कलर होता है उसमें, थोड़ा सा मतलब डार्क पिंक टाइप होता है कलर, ठीक। तो अगर उसका जो
कलर होता है उसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाए, उसका एक्सट्रैक्ट मतलब रेड कैबिट का एक्सट्रैक्ट बना लिया जाए, उसको पीस के उसका सोल्यूशन निकाल लिया जाए, ठीक है, फ़िल्टर आउट करके। तो जो उसका जूस होता है या एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये उसका जूस होता है या एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये एसिड के साथ, ठीक है, रेडिश कलर हो जाता है। ऑलरेडी रेडिश रहता है तो ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर यही बेस के साथ रिएक्शन करता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है इसके अंदर। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि रेड कैबेज जो है एसिड के साथ रेडिश कलर और हमारे बेस के साथ ग्रीनिश कलर। ओके, इसके बाद हमारा तीसरा आता है इम्पॉर्टेंट, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लिटमस। लिटमस, ठीक है, लिटमस जो है बेसिकली सिम्बायोट बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, एल्गेई और फंजाई के बीच का सिम्बायोट होता है, ठीक है, जो कि दोनों मिला के लाइकेन से एक स्पीशीज़ बनती है, वो उनके थ्रू ये बनता है लिटमस, ठीक। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक रेड होता है और एक ब्लू होता है, ठीक है। रेड लिटमस एसिड के साथ रेड लिटमस एसिड के साथ कोई इफेक्ट नहीं दिखाता, नो इफेक्ट, मगर रेड लिटमस बेस के साथ कलर चेंज करके क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा होता है, ब्लू एसिड के साथ चेंज हो जाता है रेड में, और ये ब्लू बेस के साथ नो इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, इसका एक हम जनरल अगर एक डायग्राम जैसा बना लें, एक रिप्रेजेंटेशन बना लें, तो आप ध्यान से देखिए, हम ऐसे एक टेबल बना लेते हैं सर, बस खाली इजी पड़ेगा थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंडिकेटर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उसका कलर कैसा होगा, एसिड के साथ क्या करेगा और बेस के साथ क्या करेगा। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, सबसे पहला पढ़ा टर्मेरिक। टर्मेरिक का कलर येलो होता है, ठीक है, टर्मेरिक का कलर येलो होता है, और एसिड के साथ नो चेंज, लेकिन बेस के साथ इसका रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ओके, दिस विल बिकम रेडिश ब्राउन। अगर हम दूसरे इंडिकेटर की बात करें तो हमारा दूसरा इंडिकेटर कौन सा था, रेड कैबेज था। तो रेड कैबेज खुद रेड कलर का होता है, एसिड के साथ वही सेम रहेगा, या कह सकते हैं कि नो चेंज, और इसके साथ ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो हमारा था वो था लिटमस। तो लिटमस में अगर हम बात किए जाए तो ब्लू लिटमस होता है और रेड लिटमस होता है। ब्लू लिटमस एसिड के साथ रेड कलर का हो जाता है और बेस के साथ नो चेंज, ओके। और रेड लिटमस एसिड के साथ नो चेंज, और रेड लिटमस एसिड के साथ नो चेंज और बेस के साथ ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा एक जनरल ऑब्जर्वेशन फॉर नेचुरल इंडिकेटर्स। थोड़ा सा राइटिंग का इशू आ रहा है क्योंकि ये कीबोर्ड कंट्रोल में नहीं है, इसलिए सॉरी फॉर दैट, मगर ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चलिए सेकंड इंडिकेटर की बात की जाए तो हमारा जो दूसरा वाला इंडिकेटर था वो कौन सा था, दूसरा जो हमारा इंडिकेटर था वो था सिंथेटिक इंडिकेटर। वो था क्या, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम उन इंडिकेटर्स को बोलते हैं जो आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है, ठीक है ना, लैब में प्रिपेयर किया जाता है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसे इसके बहुत अच्छे एग्जांपल जो हैं वो हैं दो, एक फिनोल्फ्थलीन, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है, और दूसरा होता है मिथाइल ऑरेंज। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले यही दो हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे ब्रोमोफिनॉल होता है, मिथाइल ब्लू होता है, मिथाइलिन ब्लू होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन जनरल दो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो इन्हीं दोनों के बारे में ज़्यादा हम बात करेंगे, ठीक। अच्छा, फिनोल्फ्थलीन का कलर जो होता है, एक छोटा सा टेबल उसके प्रीवियस की तरह बना लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है।
देखिए यहाँ इंडिकेटर लिख लेते हैं, उसका कलर कैसा होगा, एसिड के साथ क्या करेगा और बेस के साथ क्या करेगा। ओके, पहला इंडिकेटर क्या था, फिनॉल्फ्थलीन, फिनॉल्फ्थलीन। इसका ये कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। ओके, ये एसिड के साथ नो चेंज, कोई चेंज नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम इसको बेस में डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, फिनॉल्फ्थलीन वैसे तो कलरलेस होता है, लेकिन अगर हम इसको बेस में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था वो था मिथाइल ऑरेंज। नाम से ही पता चल रहा है किस कलर का होगा, ऑरेंज कलर का होगा। ओके, ये एसिड के साथ रेड हो जाता है और बेस के साथ कन्वर्ट हो जाता है येलो में। ओके, खुद ऑरेंज कलर का है, किसी सब्सटेंस में हमने डाला, रेड आया तो समझ जाएंगे वो सब्सटेंस क्या है, एसिड है, और अगर येलो आ गया तो समझ जाएंगे वो सब्सटेंस क्या है, बेस। तो ये थे हमारे दो इंडिकेटर। इसके बाद जो हमारा थर्ड इंडिकेटर है वो है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं हम कि पार्ट ऑफ नेचुरल इंडिकेटर है, लेकिन इसका बिहेवियर अलग होता है, इसलिए हम इसको अलग से स्टडी करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे इसका सबसे कॉमन एग्जांपल जो होगा वैसे गार्लिक यानी लहसुन। ठीक है, लहसुन के साथ क्या होगा, लहसुन के साथ होता क्या है कि जब ये इसको एसिड में डाला जाता है, ठीक है, इसकी कुछ स्मेल होती है, सबको पता है, स्मेली सब्सटेंस से ऑर्डर होता है इसका। ठीक, तो जब इसको हम एसिड में डालते हैं तो स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नो अफेक्ट ऑन स्मेल। लेकिन यही अगर हम बेस में डाल दें तो इसकी स्मेल डिसअपीयर हो जाती है। ओके, इसकी स्मेल डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो इसी स्मेल की बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे इसका बहुत कॉमन एग्जांपल आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जैसे कुछ खाना वाना बना रहा है कोई, बाय द वे, तो आपने लहसुन काटा, हाथ में स्मेल आने लगती है, आप उसको साबुन से धुलिए, फ़ौरन स्मेल डिसअपीयर हो जाती है। लेकिन यही चीज़ अगर आप उसको किसी ऐसे सब्सटेंस से धुलें जिसमें एसिड ज़्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे डिटर्जेंट्स आते हैं जिनमें एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो है आपका स्मेल डिसअपीयर नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, गार्लिक के अलावा और भी हैं, जैसे अनियन हो गया, अनियन भी सेम बिहेवियर करता है भाई, एसिड के साथ नो इफेक्ट, बेस के साथ इसकी स्मेल क्या होगी, डिसअपीयर हो जाएगी। ओके, बेस के साथ इसकी स्मेल क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जो है वनीला एक्सट्रैक्ट का। वनीला एक्सट्रैक्ट छोटी सी बॉटल में आता है, इतनी छोटी सी बॉटल होती है, उसमें थोड़ा सा गोल्डन चमकीला कलर का होता है। ठीक है, तो वनीला एक्सट्रैक्ट का भी सेम वही है कि बेस के साथ इसकी स्मेल क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, स्मेल इसकी बिल्कुल भी डिसअपीयर हो जाएगी। यही रीज़न है कि जितने भी साफ़ सफाई करने वाले आइटम्स आते हैं, जो भी डोमेस्टिक यूज़ में क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, डोमेस्टिक यूज़ क्लीनिंग में जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप सोप का, ठीक है, फिनाइल का, या डिटर्जेंट्स का, या जो भी हार्पिक वगैरह एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं, इनमें सब में कुछ ना कुछ बेस का अमाउंट प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो भी स्मेल वगैरह होती है वो क्या होती है, डिसअपीयर हो जाती है। ठीक, अब जो हमारा चौथा इंडिकेटर है वो है पीएच स्केल। लेकिन क्योंकि उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं, इसलिए उस टॉपिक को हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम सीधे चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। अब हम सीधे इंट्रोड्यूस करते हैं एसिड्स के बारे में। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे उठते हैं। एसिड क्या होता है, एसिड को डिफाइन किया जाता है ऐसे सब्सटेंस विच लिबरेट्स H+ आयन इन वाटर
ऐसी चीज़ जो पानी में जाने के बाद क्या होती है, पानी में जाने के बाद H+ आयन निकाले, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास HCl है। HCl अगर वाटर में गया तो H+ और Cl- बनाता है, या कहीं कहीं इसका रिएक्शन ऐसे लिखा रहता है एक्वस फॉर्म में, क्योंकि एक्वस है तो H3O+ बना लेता है और Cl-। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन एसिड में जो H+ निकलता है वो वाटर से जाके चिपक जाता है। कुछ वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, तो जो H+ निकलता है वो आके इससे जुड़ जाता है, इसीलिए ऐसे बन जाता है H3O+, इसीलिए इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो H+ आयन को निकालता है। ज़रूरी नहीं सिर्फ HCl हो, और भी एग्जांपल जैसे H2SO4 हो गया। H2SO4 में भी जाएंगे तो यहाँ पे 2 H+ निकलेंगे और SO4 2- बनेगा। ठीक, जैसे फास्फोरिक एसिड ले लीजिए H3PO3, तो यहाँ पे 3 H+ निकलेंगे और PO3 3- बनेगा। ठीक है, तो H+ सारे निकालने हैं, इसलिए ये क्या हो गए, एसिड्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब इनकी क्लासिफिकेशन देखी जाए। इनकी क्लासिफिकेशन बहुत सारे बेसिस पे की जाती है, तो एक एक बेसिस को हम लोग देखते हैं, जो ज़रूरी हैं उनको देखेंगे। ठीक है, जैसे पहली बात कि सोर्स के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे, सोर्स के बेसिस पे। अब सोर्स के बेसिस पे दो तरह की एसिड्स होती हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड्स और एक इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसी एसिड जो ऑर्गेनिक चीज़ों से मिले, ठीक है, या ऑर्गेनिक चीज़ों में एक्सट्रैक्टेड हो, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लिया हमने ले लिया HCOOH, दिस इज़ कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। जो एंट बाइट या कोई भी ऐसे चींटी काट ली, या बर्रे, या जो हड्डा होता है इसको बोलते हैं हनी बी वगैरह, कुछ काट ले, वास्प काट ले, तो इंजेक्ट करता है तो इचिंग होती है, ये चीज़ फार्मिक एसिड होती है। ठीक है, या फिर अगर हम एग्जांपल लें एसिटिक एसिड का, कॉमनली यूज़ होती है, ये विनेगर होता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड। ओके, इनऑर्गेनिक एसिड जो किसी रॉक्स या मिनरल से मिले, किसी रॉक्स से या मिनरल से मिले, इसमें जैसे एग्जांपल है HCl का, H2SO4 का, ठीक है, HNO3 का, ये सारी चीज़ें एग्जांपल होती हैं किस चीज़ की, हमारी इनऑर्गेनिक एसिड्स की। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया सोर्स। दूसरा क्लासिफिकेशन जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है बेसिसिटी के बेसिस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना होगा। बेसिसिटी के बेसिस में, बेसिसिटी क्या होती है भाई, बेसिसिटी बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज्ड बाय एसिड इन वाटर। इसका मतलब होता है बेसिसिटी का नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज बाय एसिड इन वाटर। तो जैसे हमारे पास कोई एक एसिड, जैसे मान लीजिए HCl है, तो हमने देखा ये H+ बनाती है और Cl- बनाती है। जैसे हमने लिखा H2SO4 है, क्या बना रहा था, 2H+ बना रहा था, और SO4 2- बना रहा था। जैसे हमने बोला फॉस्फेरिक एसिड है H3PO3, तो ये क्या निकाल रहा था, 3H+ निकालेगा और PO3 3-। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, इन तीनों में, इसमें 1 H+ है, इसमें 3 H+ हो रहे हैं, इसमें 2 H+ हो रहे हैं। तो इसका मतलब इसकी जो बेसिसिटी होगी ये 1 होगी, इसकी बेसिसिटी क्या होगी 2 होगी, इसकी बेसिसिटी 3 होगी। मतलब नंबर ऑफ कितना H+ आयन निकला। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है क्लासिफिकेशन आयोनाइजेशन के बेसिस पे। अब ये आयोनाइजेशन क्या चीज़ होता है, किसी भी चीज़ का आयन बनना, किसी भी चीज़ का आयन बनना। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का आयंस में कन्वर्ट होना, कन्वर्ट इनटू आयंस में कन्वर्ट होना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इस आयनाइजेशन के बेसिस पे दो तरह की एसिड्स होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक एसिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड। जैसे वाटर में गई, जैसे मान ली HCl वाटर में गया तो पूरा H+ आयन और Cl- आयन बनाए। जैसे मान ली CH3COH है, एसिटिक एसिड है, ये वाटर में गया अगर, ठीक है,
तो ये क्या बनाएगा, CH3COO माइनस और H+, ये बनाएगा। ओके, तो अब ज़रा नोटिस करिए, इसमें पूरा आयनाइज हो गया, इसमें नहीं हुआ। तो अगर फुल्ली आयोनाइज हो जाए या कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए तो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर पार्शियली आयोनाइज हो मतलब कुछ पार्ट उसमें रह जाए तो ये होगा ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। फुल्ली आयोनाइज तो स्ट्रॉन्ग एसिड, पार्शियली आयोनाइज तो वीक एसिड। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करके रख लेते हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो 3 क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी, ठीक है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन इस्तेमाल होती है इन जनरल, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। क्योंकि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने से अच्छा है थोड़ी सी बातें समझा देते हैं कि क्या होता है। कंसंट्रेशन के बेसिस पे 2 तरह की होती है एसिड, एक कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरी डाइल्यूटेड एसिड। ओके, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड। भाई कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगी, अब देखिए जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो हमेशा कंसंट्रेशन, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन वाटर के रिस्पेक्ट में बात की जाती है कि वाटर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी सोल्यूशन में, किसी एसिड के सोल्यूशन में, ये कोई एसिड का सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ एसिड है, इसमें अगर वाटर बहुत ज़्यादा है, सॉरी वाटर बहुत लेस है और एसिड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे कंसनट्रेटेड। जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये सोल्यूशन जो था ये 1 लीटर का था। ओके, अब 1 लीटर में अगर 800 ml एसिड है और 200 ml वाटर है तो ये क्या हो जाएगी, हमारी कंसनट्रेटेड एसिड हो जाएगी। इसी का वाइस वर्सा होगा कि सोल्यूशन ऑफ एसिड में अगर वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और एसिड लेस अमाउंट में है तो ये हमारा क्या हो गई, डाइल्यूटेड एसिड हो जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई है 1 लीटर का सोल्यूशन है, इसमें 200 ml एसिड हो गई, ठीक, और 800 ml वाटर हो गया, तो वाटर ज़्यादा हो गया इसलिए इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड एसिड, ठीक। तो ये हमारी 4 क्लासिफिकेशन थी, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन सोर्स के बेसिस पे, फिर बेसिसिटी, फिर आयनाइजेशन, देन कंसंट्रेशन। ओके, तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले उसके टेस्ट की बात की जाए तो सॉर टेस्ट होता है इसका, खट्टापन होता है इसके अंदर। ओके, दूसरी अगर बात की जाए इंडिकेटर्स के एक्शन भी, तो एक्शन और इंडिकेटर्स अगर हम देखें, इसमें एक्शन और इंडिकेटर्स देखें तो जाहिर सी बात हमने पीछे पढ़ के आए, तो ये ब्लू लिटमस को क्या करती है भाई, ब्लू लिटमस को रेड कर देती है। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें फिनोल्फ्थलीन की, तो फिनोल्फ्थलीन पे नो चेंज आता है, कोई चेंज नहीं करती है, ठीक है ना। और अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मिथाइल ऑरेंज की, तो ये मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करती है, ठीक है। ये होता है उसका एक्शन इंडिकेटर पे। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल का रिएक्शन एसिड से, मतलब मेटल का रिएक्शन एसिड से, तो भाई मेटल का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो मेटल का सॉल्ट बनता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जिंक प्लस HCl बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस को बैलेंस आउट करने के लिए यहाँ 2। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक। जैसे हमने ऐसे टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें एसिड फिल किया, यहाँ पे हमने डाल दिया कोई जिंक मेटल, ये जिंक मेटल है। ओके, ये हमारी एसिड है। तो यहाँ से हमको ऐसे बबल्स के फॉर्म में, ऐसे गोल गोल से हमको बबल्स निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये किसके बबल्स होते हैं, हाइड्रोजन गैस के। इसके ऊपर अगर आप थंब रख के इसको पैक कर दें, फिर थंब रख के इसको आपने पैक कर दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैचस्टिक से अगर बर्न करेंगे तो यहाँ पे पॉपिंग साउंड आता है, जो कंफर्म करता है कि हाइड्रोजन है, पॉपिंग साउंड आएगा, ठीक है ना। पॉपिंग साउंड का मतलब जैसे बॉटल ओपन करते हैं तो ढक्कन की आवाज़ आती है वो,
ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमने मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया H2SO4 का, तो हमको क्या मिलेगा भाई, मैग्नीशियम सल्फेट मिल जाएगा, उसके साथ साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है। और भी हम इसमें चाहें तो करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने पोटेशियम का रिएक्शन करा दिया नाइट्रिक के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे KNO3 मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, 2 करके बैलेंस कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमारा मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसका जनरल रिएक्शन नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पे। जो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है इसका मेटल का रिएक्शन, सॉरी एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट्स के साथ, तो क्या होगा, तो जब मेटल कार्बोनेट और एसिड से बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा एसिड का सॉल्ट बनेगा, ये तो एज कॉमन, सॉरी मेटल का सॉल्ट बनता है, सॉरी फॉर दैट, मेटल का सॉल्ट बनता है। ठीक है, मेटल सॉल्ट बनता है, उसके साथ साथ CO2 गैस इवॉल्व होती है, उसके साथ साथ वाटर बनता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास HCl है, ओके, HCl का रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोनेट से, जैसे मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट से करा देते हैं Na2CO3 इज व्हाट, दिस इज वॉशिंग सोडा कॉमनली नोन एज। ठीक है, तो इन दोनों का रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो मेटल का सॉल्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा NaCl, ओके, और CO2 और वाटर। ठीक है, बाकायदा इसका रिएक्शन आप चाहें तो ऑब्जर्व करते हैं, आप टेस्ट ट्यूब में ऐसे एसिड फिल कर लें, इसमें आप डालें Na2CO3, तो आपको यहाँ पे ऐसे बबल्स उठते हुए दिखाई देंगे, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेंस, ऐसे बबल्स आपको पूरे उठते हुए दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिस्क इफरवेंस। ये बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है, CO2 का प्रेजेंस बताता है कि अंदर CO2 है, इसलिए ये निकल रहा है। ठीक है, और भी हम इसमें देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया HCl है, दूसरा बाइकार्बोनेट में जैसे NaCO3, जिसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा से भी अगर आप रिएक्शन करेंगे तो NaCl मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। ठीक है, ये कॉमन चीज़ें होती हैं, सॉल्ट मेटल का आपको बनाना पड़ेगा खुद। ठीक है, तो इस तरह एसिड जो है रिएक्शन करती है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, क्लियर है। तो ये बातें क्लियर हो गई, तो अब आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन। ठीक है, एसिड प्लस मेटल की ऑक्साइड्स का रिएक्शन। अभी मेटल ऑक्साइड क्या होती है, मतलब मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, तो जब इसके साथ रिएक्शन होता है तो भी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है। ठीक है, क्या होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर निकलता है। इसका एग्जांपल देखिए तो समझ में आएगी बात। जैसे हमने एसिड ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया H2SO4, ओके, मान लीजिए हमने इसका रिएक्शन कराया, सपोज कर लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से। ठीक, ये मेटल की ऑक्साइड हो गई, ये एसिड हो गई, रिएक्शन कराया तो हमको सॉल्ट मिलेगा, कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ में वाटर मिलेगा। ओके, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O, बाकी इधर उधर रिप्लेस होगा। ठीक है ना। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए HCl से करा दिया हमने कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, तो हमको क्या मिलेगा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में वाटर मिलेगा। एक ये रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में भी रिपीट होगा। ये जनरली एक रेफरेंस है, बेसिकली एक रेफरेंस है मेटल ऑक्साइड के बेसिक नेचर होने का। कौन सा नेचर होने का, बेसिक नेचर होने का। क्यों ऐसा कह रहे हैं, अगर देखिए हमने पहले भी पढ़ा कि एसिड को अगर हम बेस में मिलाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें फर्स्ट चैप्टर में, तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, हमने पढ़ा था। वही चीज़ देखिए यहाँ रिपीट हो रहा है, एसिड मेटल ऑक्साइड बेस है तभी तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। तो ये बातें एज अ रेफरेंस हम कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एक तरह से एविडेंस है मेटल के ऑक्साइड का बेसिक नेचर होने का। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी एसिड की वाटर के साथ, एसिड प्लस वाटर, तो सबको पता है भाई एसिड क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। तो आयोनाइज करके देखते हैं, जैसे मान लिया HCl है, रिएक्शन कराया वाटर से, तो हमको क्या मिला, H3O प्लस Cl माइनस।
ठीक है। और भी हमने कराना चाहे, जैसे H2SO4 है, H2SO4 का रिएक्शन कराया वाटर के साथ तो हमको मिलेगा सर H3O+, या H3O+ लिखने में कन्फ्यूज़न हो सकती है बैलेंसिंग की, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे लिखने के बजाय बुक्स में जैसे मेंशन करता है इस तरह से कर लेते हैं एक्वस फॉर्म में, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं H+2 और SO4 2-, ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हमारी जो एसिड की प्रॉपर्टीज़ थी वो नियरली एंड हो गई। एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है एसिड का कोरोजिव नेचर। एसिड इज़ कोरोजिव इन नेचर। कोरोजिव का मतलब क्या होता है? कोरोजिव का मतलब कोरोड करना, किसी चीज़ की के लेयर को, किसी के लेयर को हटाना, ऊपर के लेयर को हटाना, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजिव नेचर, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए बाय द वे किसी के हैंड, सपोज कर लीजिए किसी इंसान का हैंड है, ठीक है, इस पे यहाँ एसिड गिर गई तो ये क्या करेगी, स्किन को जला देगी, स्किन को हटा देती है यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ पे बाय द वे एसिड गिर गई तो ये हाथ को क्या करेगी, जला देगी, इसी बोलते हैं कोरोजिव नेचर। इवन एसिड इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ये मेटल्स को भी जला सकती हैं, मेटल्स को भी क्या कर सकती हैं, कोरोड कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो छोटी बात है। एक एसिड होती है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ये तो बेटा ग्लास को भी डिज़ोल्व कर सकती है, ये ग्लास को भी डिज़ोल्व कर सकती है। ग्लास पे अगर इसको डाल देंगे तो वो ग्लास भी डिज़ोल्व कर लेगी, ग्लास यानी शीशा, शीशे को भी डिज़ोल्व कर सकती है, इतनी पावरफुल ये एसिड होती है, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली कोरोजिव इन नेचर होती है, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास आता है एसिड का यूजेस ऑफ एसिड। यूजेस ऑफ एसिड की बात की जाए तो भाई जैसे हम एग्जांपल लें, क्या यूज़ है एसिड का, ठीक है। तो सबसे पहला यूज़ इसका हम ले लेते हैं कार बैटरी में, ठीक है। कार बैटरी या कोई भी एनी बैटरी में हम एसिड पड़ती है जो कि कंडक्शन करने का काम आती है, ठीक है। और भी जैसे लैब में इस्तेमाल होती है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह इस्तेमाल होती है, ठीक। और अगर हम बात करें इसकी तो क्लींसिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल होती है, साफ़ सफाई करने के लिए वॉशरूम वगैरह में डाला जाता है ताकि क्लीनिंग हो जाए पूरी। और इसका इस्तेमाल करें तो जैसे आपका जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंक्स वगैरह में डालने के लिए, जो एरेटेड ड्रिंक्स होती है उनमें डाला जाता है। एरेटेड ड्रिंक्स का नाम सुना है, जैसे कोल्ड ड्रिंक जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के H2CO3 बनाई जाती है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये पड़ी हुई होती है उसमें, ठीक है। जिसकी वजह से उसमें फिज़, जिसकी वजह से एसिड में ड्रिंक्स में क्या होता है, फिज़ क्रिएट होता है। फिज़ मतलब ये जो आप पीते हैं तो हल्का हल्का जलन महसूस होती है, उसी को बोलते हैं फिज़, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड का पूरा पार्ट। अब इसके बाद शुरू होता है हमारा दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, बेसिस, ठीक है। बेसिस, यहाँ से हम शुरू करेंगे बेस क्या होता है भाई? हाँ, बेस उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो OH- निकाले वाटर में जाने पर, क्या करे, OH- निकाले। एसिड क्या कर रहा था, H+ निकाल रहा था, बेस क्या करता है, OH-। जैसे एग्जांपल NaOH ले लिया एक्वस फॉर्म में, मतलब पानी डाल दिया उसमें, तो क्या बनेगा, Na+ और OH-, ठीक है। जैसे मान ली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था मेरे पास, एक्वस फॉर्म में लिया, पानी डाल दिया उसमें, मतलब तो हमको बनेगा Ca2+ 2OH-, ओके। तो ये था हमारा बेस, ठीक। उसको कैसे डिफाइन करेंगे भाई, वाटर में जाने के बाद जो OH- निकाले, तो सब्सटेंस विच गिव OH- आयन ऑन रिएक्शन विद वाटर इज कॉल्ड बेसिस। OH- को बेटा हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइड आयन, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर सेम वही रिपीटेड होंगी टॉपिक्स, क्लासिफिकेशन की जाए इनकी, तो इनकी भी क्लासिफिकेशन कुछ बेसिस पे की जाती हैं। जैसे इसमें सबसे पहला बेसिस हम ले लेते हैं आयोनाइजेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है आयोनाइजेशन के बेसिस पे। तो आपको ऑलरेडी पता है आयोनाइजेशन के बेसिस पे दो तरह की होती हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेसिस और एक वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। भाई स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, जो क्या हो, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, और जो पार्शियली आयोनाइज होंगे वो वीक बेस होंगे, जो पार्शियली आयोनाइज होंगे वो वीक बेस होंगे। तो इसके एग्जांपल्स देख लें तो बेहतर क्लियरिटी मिलेगी। जैसे हमारे पास NaOH हो गया,
NaOH जब वाटर में जाता है, एक्वस फॉर्म में जाता है, तो क्या बनाता है, Na+ बनाता है और OH- बनाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होने की निशानी है, ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज। लेकिन अगर ये हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको अगर आप वाटर में डालें तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, NH4+ मिलेगा और OH- मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो स्ट्रॉन्ग, पार्शियली होगा तो वीक, ठीक। सेकंड बेसिस जो है वो है एसिडिटी। देखिए जस्ट वाइस वर्सा है चीज़ें, एसिड में बेसिसिटी थी, यहाँ पे एसिडिटी है। एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH- आयन, OH- आयन रिलीज्ड बाय बेस इन वाटर, रिलीज बाय बेस इन वाटर। वाटर में जाएगा कितना OH- निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे आपका एसिडिटी। तो जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने NaOH लिया, तो इसमें Na+ निकलता है और OH- निकलता है, ठीक। हमने लिया CaOH ट्वाइस, इसमें Ca2+ निकलेगा और OH- 2 निकलेगा। इसी बात हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको क्या मिलेगा, Al3+ और 3OH-। तो अब इसमें देखिए 1 निकल रहा है, इसमें 2 निकल रहा है, इसमें 3 निकल रहा है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी, इसकी एसिडिटी 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई। 1 अगर होता है तो हम लोग बोलते हैं इसको मोनो एसिडिक, ठीक है। 2 अगर है तो हम उसको बोलेंगे, 2 अगर है तो इसको हम बोलेंगे डाई एसिडिक, ठीक है। ये कैसा बेस है, डाई एसिडिक बेस है। और ये वाला कैसा है, ट्राई एसिडिक है, ठीक है। ऐसे ही बेस एसिड में भी होता है वाइस वर्सा, ठीक है। एसिड में हम लोग बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड और ट्राई बेसिक एसिड, क्लियर। अब आ जाइए, इसके बाद टॉपिक है हमारा सेकंड सी पार्ट, कंसंट्रेशन के बेसिस पे। सर एज़ यूजुअल कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो हमने पहले पढ़ा था वही कंसंट्रेटेड होगा, अगर कंसंट्रेटेड बेस हो सकता है या डाइल्यूटेड बेस हो सकता है। तो डाइल्यूटेड बेस में आपको ऑलरेडी पता है कि सॉल्यूशन में बेस ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा तो कंसंट्रेटेड बेस, और अगर डाइल्यूटेड बेस है तो वाटर ज़्यादा होगा और बेस कम होगा, इसको बोलेंगे हम लोग डाइल्यूटेड बेस, ठीक है। तो ये हमारा 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है इसको, ओके। देन आ जाते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका टच सोपी टच होता है, इसको अगर आप टच करेंगे बेस को तो लगेगा कि साबुन है, ठीक है। और बिटर टेस्ट का होता है, ये सोपी टच होता है और बिटर टेस्ट होता है, कड़वापन होता है इसके अंदर, ठीक है। कभी कभी नहाते वक्त आपके मुंह में साबुन चला जाए तो आपको कड़वापन महसूस होता होगा ठीक है, तो ये बिटर टेस्ट होता है उसका। अच्छा, इंडिकेटर पे क्या एक्शन होगा भाई, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स एज यूजुअल, जैसे हमारा अगर रेड लिटमस होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। फिनॉल्फ्थलीन होगी, फिनॉल्फ्थलीन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी पिंक में, ओके। और अगर मिथाइल ऑरेंज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो में। ये हमारे बेस की प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। और इसमें हम और प्रॉपर्टीज़ देखें तो जैसे मान लीजिए हमारे पास तीसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो है आपकी रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, बेस का रिएक्शन मेटल के साथ। भाई बेस का मेटल के साथ रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा आपको, एज़ यूजुअल अगर हम एक्टिव मेटल के साथ लिखेंगे, रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलता है सॉल्ट, साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एज जैसे एसिड के साथ करा था वैसे ही बेस के साथ, जैसे एग्जांपल के तौर पे जिंक लिया हमने, NaOH से रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिलेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम जिनकेट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम जिनकेट, ठीक है। और एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे मान लिया एल्युमिनियम है, इसका रिएक्शन हमने करा दिया NaOH से, तो हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ मिलेगा 2NaAlO2 प्लस 3, सॉरी नॉट 2, ओनली NaAlO2 प्लस H2, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये सारे क्या हो गए, सॉल्ट हो जाते हैं, ठीक है।
ये बेस के साथ मेटल का रिएक्शन है। ओके, अगर हम इसी बेस को अगर हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करा दें, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करा दें, तो एज़ यूजुअल आपको पता है सॉल्ट और वाटर मिलेगा इसके। तो आपने बहुत सारे एग्जांपल लगाए हुए हैं, जैसे HCl प्लस NaOH, तो आपको क्या दे देगा, NaCl प्लस वाटर। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, और जैसे मान लीजिए अगर हम बेस का रिएक्शन करा दें नॉन मेटल के ऑक्साइड से, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करता, इसलिए हम लोग कराएंगे किससे, नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो नॉन मेटल ऑक्साइड से करेंगे तो एज़ यूजुअल सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो जैसे बेस का एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaOH आ गया, नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2 ले लिया, तो हमको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा सर, Na2CO3 मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास KOH आ गया, हमने इसका रिएक्शन कराया CO2 से, तो हमको क्या मिलेगा, K2CO3 प्लस वाटर मिलेगा। अगर आप नोटिस करें ध्यान से, इस रिएक्शन को नोटिस करें, आपके बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर, तो ऊपर वाले रिएक्शन से टैली हो रहा है बेस का बेस, एसिड की जगह नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये एक रेफरेंस है, एज़ यूजुअल जैसे एसिड में रेफरेंस था, इसमें भी ये रेफरेंस है किसकी तरफ, कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर की होती है। वेरी गुड, एसिडिक नेचर की होती है, ठीक है ना। कैसे नेचर की होती है, एसिडिक नेचर की, क्योंकि वो सॉल्ट और वाटर बना रही है, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब अगर हम इसमें कुछ बात करें तो जैसे यूजेस की बात कर सकते हैं, क्या यूजेस हैं इसके। तो बार बार रेफरेंस दे रहे थे हम शुरुआत से ही कि सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ तो है इसका डिटर्जेंट या सोप बनाने का, डिटर्जेंट या फिर सोप बनाने का, ठीक है। अगर हम दूसरा कहें तो इसका इस्तेमाल जैसे CaOH ट्वाइस एक बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज़ वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है। घर पे जो पुताई होती है, चूनाकली जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो वाइट वॉशिंग के लिए होता है, ठीक है। या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा मेडिसिन बनाने में, ठीक है। बहुत सारी मैग्नीशियम की मेडिसिन आती हैं, उसमें किया जाता है। और जैसे एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ डीग्रीसिंग एजेंट की तरह किया जाता है। डीग्रीसिंग एजेंट का मतलब ग्रीस हटाने वाले एजेंट्स, जो आपके जो कार वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं उनमें ग्रीस का यूज़ होता है लुब्रिकेंट की तरह, उस लुब्रिकेंट को हटाने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा बेस का पार्ट। अब इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है। सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर का मतलब खुद से वाटर का टूटना। देखिए आपको वाटर है, इसकी कर दें हम अगर इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलिसिस, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखाता है, क्या बनता है, H2 प्लस O2, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ डिसोसिएशन, ओके। लेकिन क्या H2 डायरेक्ट बनता है, O2 डायरेक्ट बनता है, ऐसा नहीं है। H2O पहले टूटता है H प्लस में और OH माइनस में, उसके बाद ये प्रोसेसेस होती हैं, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये मतलब डायरेक्ट नहीं बनता है, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस के बाद बनता है। पहले H प्लस और OH माइनस में हमारा वाटर टूटता है, तो वाटर का H प्लस और OH माइनस आयन में टूटना ही कहलाता है सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें मैटर ये है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल, नहीं सॉरी 2 मॉलिक्यूल, 2 आउट ऑफ एवरी बिलियन मॉलिक्यूल, 2 आउट ऑफ एवरी बिलियन, हर बिलियन में 2 मॉलिक्यूल्स ही ये डिसोसिएट होते हैं इसमें, H प्लस में और OH माइनस में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, चेंज हो सकती है टेम्परेचर चेंज करने पर। तो जो वाटर डिसोसिएट होता है वो बहुत कम होता है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल टूटते हैं हर बिलियन मॉलिक्यूल पे, कब, 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको अगर हम दूसरे यूनिट में SI में लिखें तो 298 केल्विन, ठीक है। तो अगर हम उसकी कंसंट्रेशन देखें तो H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर बनते हैं, क्योंकि एक ही से निकला है तो जाहिर सी बात है बराबर होगा। तो इसकी जो वो हो जाता है कंसंट्रेशन हो जाती है 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर इसकी
कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, ये इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, अच्छा अगर हम क्या करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम H+ को OH- से मल्टीप्लाई कर दें तो जो ये इनका प्रोडक्ट बनता है उसको Kw से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इस Kw को बोला जाता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये हर टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू देता है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू। तो अगर हम अभी 25 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे Kw को, तो अभी हमने ऊपर देखा कि H+ की कंसनट्रेशन क्या होती है और OH- की क्या होती है, दोनों की होती है 10⁻⁻7, और इसकी भी 10⁻⁷। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पावर ऐड होगी, तो हमको पूरा आयोनिक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 10⁻⁻14 मोल पर लीटर, ठीक है। अब ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है किसी चीज़ का नेचर जानने के लिए। क्या जानने के लिए, नेचर जानने के लिए। कैसा नेचर, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल नेचर है, ठीक है, एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको जानने के लिए इस वैल्यू का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो अगर हम मान लें 3 केस बनता है, 3 केस बनता है, तो केस फर्स्ट की बात करें अगर, तो अगर H+ कंसनट्रेशन ज़्यादा हो रही है OH- से, ठीक है, H+ की कंसनट्रेशन OH- से ज़्यादा हो रही है, या हम दूसरी बात में कहें तो H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई 10⁻⁷ से, तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक हो जाता है। मतलब जिस सोल्यूशन में H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम दूसरे की बात करें, केस सेकंड की बात करें, तो जैसे मान लिया हमारे पास H+ है, इस बार इसको कम कर दीजिए, तो इस बार OH- की ज़्यादा हो गई, तो OH- की जो कंसनट्रेशन होगी वो ज़्यादा हो जाएगी 10⁻⁷ से। तो OH- रिप्रेजेंट क्या करता है, बेस को, तो अगर इससे ज़्यादा हो गई तो जो सोल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तीसरा केस, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है लेकिन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, देखिए दोनों में बराबर हो जाए, तो ऐसे केस में OH- बराबर हो जाएगा H+ के, अब दोनों सेम है और दोनों बराबर हो जाएंगे इसके 10⁻⁷ के, तो ऐसा जो सोल्यूशन होगा उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल सोल्यूशन। तो बेसिकली ये आयनिक प्रोडक्ट के थ्रू हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है, एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर है, ठीक है ना, मतलब वाटर का अपने से टूटना, अपने आयंस में टूटना। अब जो दो, हर बिलियन मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल टूटते हैं, इसी दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, किसकी इक्वल होती है, 10⁻⁷ के। अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दें तो आयनिक प्रोडक्ट बन जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे दोनों की वैल्यू 10⁻⁻14 हो जाती है, और अगर किसी में H+ की वैल्यू ज़्यादा हुई तो एसिडिक होगा, और अगर OH की ज़्यादा हुई तो बेसिक, और दोनों बराबर तो न्यूट्रल। ओके, ये था हमारा सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। अब इसके बाद जो आती है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आर्हीनियस थियोरी ऑफ एसिड बेस। एनसीईआरटी में मेंशन किया, इससे क्वेश्चंस भी आए थे, लास्ट ईयर भी क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब देखिए आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनके अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H+ आयन निकाले, ठीक। जो पहले डेफिनेशन, प्रीवियस डेफिनेशन थी वो इन्हीं के ऊपर थी, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन में एसिड H+ निकालता है और बेस जो होता है OH- निकालता है एक्वस सोल्यूशन में, मतलब वाटर में सोल्यूशन बनाने। तो इसी को हम लोग ये किसने डेफिनेशन दी थी, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन दी थी आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट ने, ओके, ठीक है। तो ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था, जो कि छोटी सी टॉपिक थी बहुत, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि किसने दिया था। तो आप याद रखिएगा कि भाई आर्हीनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया था कि जो सबस्टेंस या जो भी चीज़ वाटर में जाने के बाद H+ आयन दे वो हमारी एसिड होती है, और जो OH- दे वो बेस होता है। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया सबसे इम्पॉर्टेंट, pH स्केल। pH स्केल ये होता है हमारा चौथा इंडिकेटर और इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर, ठीक है। pH स्केल जो है
पीएच स्केल जो है एक साइंटिस्ट थे सोरेन सोरेनसन नाम के, सोरेन सोरेनसन नाम के, ठीक है। 1909 की बात है, उन्होंने ये स्केल डिवाइस किया था, ये स्केल बनाया था जो कि नापता है किसी भी चीज़ का पीएच। पीएच बोलते हैं बेसिकली पीएच बोलते हैं हम किसको, पावर ऑफ हाइड्रोजन को, ठीक। मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में कि सोल्यूशन में कितना पीएच होगा, सोल्यूशन में कितना H+ आयन होगा, कितना H+ आयन होगा, दिस इज कॉल्ड पीएच स्केल, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमने पहले पढ़ा कि H+ ज़्यादा होगा तो एसिडिक, H+ कम होगा तो बेसिक, तो कितना अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो उसी को उन्होंने डिवाइस किया था, उन्होंने एक फार्मूला बनाया था, ठीक है। उन्होंने एक फार्मूला बनाया था जो कि होता है pH = निगेटिव लॉग ऑफ H+। इसके थ्रू हम, इस फार्मूला के थ्रू हम किसी भी चीज़ का पीएच निकाल सकते हैं। बेसिकली हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन या H+ आयन होगा। तो अगर मान लेते हैं कि H+ आयन जो है उसका जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 से बराबर है, तो ऐसा जो होगा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो और उस केस में इसका पीएच क्या होगा, 7 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है 10⁻⁷ से, तो ऐसे केस में ये एसिडिक हो जाएगा सॉल्यूशन, और इसमें जो पीएच आएगा वो कम आएगा 7 से, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है कम हो गई, या सॉरी हाँ कम हो गई 10⁻⁷ से, तो ये हमारा हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन। इसमें जो है पीएच ज़्यादा आता है 7 से, ठीक है। तो ये बताता है रेफरेंस, बेसिकली हम चेक कर सकते हैं कि कितना H+ आयन होगा सॉल्यूशन में किसी भी, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि वो एसिड होगा या बेस होगा या न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। तो पीएच जो होता है भाई, पीएच में स्केल बनाई गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 की स्केल बनाई गई है। हम इधर बढ़ते जाते हैं तो पीएच बढ़ता जाता है, पीएच बढ़ता जाता है, मतलब नंबर ऑफ OH- आयंस, नंबर ऑफ OH- आयन बढ़ते जाएंगे। अगर हम इस स्केल में इधर जाएं 1 की तरफ तो पीएच घटता जाता है, जब पीएच घटता है तो नंबर ऑफ H+ आयन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ H+ आयन बढ़ेंगे तो पीएच घटेगा, नंबर ऑफ OH- आयन घटेंगे तो पीएच बढ़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग कलर आता है, हर पोजीशन का, हर नंबर का एक अलग स्पेशल कलर होता है जो कि आपको बुक्स में मिल जाएगा, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डेली लाइफ में पीएच का बड़ा रोल है। जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी में भाई ब्लड का पीएच अलग होता है, ठीक। सलाइवा का पीएच अलग होता है, स्टमक का पीएच अलग होता है। तो ये पीएच में कोई भी अप डाउन या कुछ भी चेंजेस आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इन्फेक्शन या किसी भी तरह का कोल्ड हो सकता है, फ्लू हो सकता है, एट्सेट्रा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। इन सम केसेस देखा गया है कि पीएच अगर घट जाए किससे, 5.5 से तो बॉडी में कैंसर सेल बनने लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो डॉक्टर्स लोग रिकमेंड करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पीएच वाटर न्यूट्रलाइज कर देता है वाटर, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीएच घटेगा तो ये कैंसर जैसी बीमारी से इंसान बच सकता है, ठीक है। उसके अलावा और भी एग्जांपल है, जैसे सॉयल की बात की जाए तो कुछ प्लांट्स एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ प्लांट बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे एसिडिक नेचर का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे मान लीजिए सिट्रस फ्रूट, ठीक है। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं खट्टे फल होते हैं ना, लेकिन उनको बेसिक मीडियम चाहिए, सिट्रस फ्रूट बेसिक मीडियम में उगते हैं, ठीक। और जैसे राइस की बात की जाए, चावल, तो राइस जो है कहाँ पे उगता है, एसिडिक मीडियम में उगता है, ठीक है, इस तरह से। और जैसे एनिमल्स वगैरह में बात की जाए तो कुछ प्लांट्स एनिमल्स जो हैं, सॉरी प्लांट्स नहीं, एनिमल्स सेल्फ डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आंट हो गई, चींटी हो गई, या वास्प हो गया, ये सारी चीज़ें, या बीज हो गई, ये एसिड इंजेक्ट करती हैं जिससे कि हमको इरिटेशन होता है, ठीक है। ये होता है पीएच का डेली लाइफ में या रियलिटी में इसको। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है और लास्ट टॉपिक, सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, सबको पता है सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा, एसिड को हम बेस से मिलाएंगे तो हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है, ठीक है।
ये होता है सॉल्ट का फॉर्मेशन का तरीका। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये सबसे जनरल तरीका है, ठीक है ना, ये सबसे आसान तरीके से। एग्जांपल ले लीजिए, जैसे NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, MgCl2 हो गया, Na2CO3 हो गया, NaHCO3 हो गया, ये सारे क्या हैं, एट्सेट्रा, कहाँ हैं, कॉमन एग्जांपल हैं सॉल्ट के, ठीक। अच्छा, अब सॉल्ट की कुछ फैमिलीज़ होती हैं। सॉल्ट की क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी एक फैमिलीज़ होती हैं, जो कि फैमिलीज़ जो होती हैं ये डिफ़ाइन होती हैं। फैमिलीज़ जो होती हैं बेटा डिफ़ाइन होती हैं किसके बेसिस पे, एनायनिक पार्ट के बेसिस पे, एनायनिक पार्ट के बेसिस पे। कोई भी सॉल्ट दो चीज़ में, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का, इसमें Na+ होता है, Cl- होता है, सबको पता है। तो ये जो है इसका एनायनिक पार्ट हो गया, ये एनायनिक पार्ट हो गया, और ये कैटायनिक पार्ट हो गया। तो कैटायनिक पार्ट नहीं बल्कि एनायनिक पार्ट के बेसिस पे कुछ फैमिलीज़ क्लासीफाई की गई हैं। जैसे इन जनरल, जैसे सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली में क्या होगा, SO4 2- में जितने, जिस साल्ट में SO4 2- मिला वो सल्फेट फैमिली की है। जैसे मान लीजिए Cl- अगर हमको मिला तो ये क्लोराइड फैमिली की है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको मिला NO3- तो ये नाइट्रेट फैमिली की है। या अगर मान लीजिए हमको मिला कार्बोनेट, CO3 2- किसी में मिल रहा है तो ये कार्बोनेट फैमिली है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको मिला Na2SO4, या हमको मिला NaNO3, हमको मिला NaCl, या हमको मिला Na2CO3। तो यहाँ पे सल्फेट फैमिली है, नाइट्रेट फैमिली है, क्लोराइड फैमिली और कार्बोनेट फैमिली, इस तरह से फैमिली भी डिफाइन होती है, ठीक। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होती है वो होती है इनके नेचर के बेसिस पे। ये ज़रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नेचर के बेसिस पे। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देखिए, इसमें 4 कैटेगरीज बनती हैं, ठीक है, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से समझिएगा, ठीक है। इन 4 में हमको सबको पता है एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाता है, ठीक, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और स्ट्रॉन्ग बेस ले लें तो हमको जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं तो हमको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर हम वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो हमको कैसा सॉल्ट मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा। और अगर हम दोनों चीज़ वीक लेते हैं तो हमको अगेन न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इसको आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। कि न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, ऐसे सॉल्ट जिनमें दोनों एसिड और बेस दोनों वीक हो या दोनों स्ट्रांग हो तो उनको बोलेंगे न्यूट्रल सॉल्ट। अगर कोई एक चीज़ स्ट्रांग हुई तो उसी के रेफरेंस में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास, आ गया NaCl। NaCl कैसे बनता है पहले देखते हैं। HCl को रिएक्शन कराइए NaOH से, ठीक है, तो हमको मिलेगा NaCl प्लस वाटर। ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है, तो ये सॉल्ट कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक। अगर हम बात करें HCl है और रिएक्शन कराते हैं मान लीजिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ये वीक बेस होता है, तो हमको यहाँ सॉल्ट मिलेगा कौन सा, NH4Cl प्लस H2O। ये जो सॉल्ट होगा ये कैसा सॉल्ट होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ले लें CH3COH और उसका रिएक्शन करा दें NaOH से तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा CH3COO Na और H2O। तो ये कैसा सॉल्ट होगा, ये बेसिक सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम मान लीजिए दोनों वीक ले लें, जैसे मान लीजिए CH3COH वीक एसिड है और NH4OH वीक बेस है, इस केस में हमको मिलेगा CH3COONH4 प्लस H2O, ठीक है। ये भी क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है एसिड बेस की, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फॉर्मेशन। एक तो जनरल फॉर्मेशन आप लोग सब लोग जानते हैं, वो है बहुत इंपॉर्टेंट और सब बार बार रिफ़र की जाती है कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर बनेगा, ठीक है। एक तो फॉर्मेशन का तरीका ये है। दूसरा और भी मेथड्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे
दूसरा और भी मेथड है, जैसे मान लीजिए अगर हम एसिड का रिएक्शन करा दें मेटल से, एसिड का रिएक्शन करा दें मेटल से, तब भी हमको सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिल रही थी, तो यहाँ पर भी सॉल्ट बन सकता है। या अगर हम एसिड का रिएक्शन करा दें, एसिड का रिएक्शन अगर हम करा दें मेटल कार्बोनेट से वगैरह से, मेटल कार्बोनेट से या बाई कार्बोनेट से, तब भी हमको सॉल्ट मिल रहा है। तब भी हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट और CO2 और वाटर मिलता था। तो ये भी एक तरह से क्या है, प्रिपरेशन का मेथड है, हम इससे भी सॉल्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड हैं। इन जनरल जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो एसिड प्लस बेस वाला होता है। ठीक है ना, बाकी तो आपने ये सारे रिएक्शंस पढ़ ही रखे हैं, इन सबसे इम्पॉर्टेंट वाला ये होता है। ओके, तो ये था हमारा सॉल्ट्स। अब कुछ यूज़ की बात कर ली जाए थोड़ी बहुत। तो सॉल्ट का क्या यूज़ है भाई, एक तो सबसे कॉमन NaCl होता है, इसका टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, या और भी अलग अलग सॉल्ट्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक, फ्रीजिंग मिक्सचर्स बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जैसे नमक वगैरह डाला जाता है तो बर्फ़ जल्दी गल जाए या बाद में देर में गले, सब की चीज़ें होती हैं। ठीक है, टैनिंग वगैरह में भी इस्तेमाल किया था, टैनिंग इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो अलग अलग बहुत सारे यूज़ हैं सॉल्ट्स के। ठीक, दैट्स इट फॉर द सॉल्ट।